हेलो स्टूडेंट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं पावर सेक्टर और ये इंफ्रास्ट्रक्चर नाम का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 15 इन पल्सारियन इकोनॉमी फॉर यूपीएससी। तो ये लास्ट चैप्टर मैं आपको पढ़ा रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पावर सेक्टर, देखिए सबसे पहले समझेंगे पावर सेक्टर। अगर हमें पावर चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए, तो उसके दो सोर्सेज होते हैं। फर्स्ट इज़ नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज एंड सेकंड इज़ रिन्यूएबल सोर्सेज। तो जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं वो होते हैं जैसे कि फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल कौन कौन से होते हैं? कोल, ऑयल, नेचुरल गैस एटसेट्रा और न्यूक्लियर एनर्जी। देखिए नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं जिनको आप एक बार यूज़ करते हैं तो दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, इनको रिन्यू नहीं कर सकते आप लोग। और इसके बाद रिन्यूएबल सोर्सेज कौन से होते हैं? जैसे कि सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी। इनको आप कितना भी यूज़ कीजिए ये ख़त्म नहीं होती और इनको यूज़ करने से कोई इन पर प्रभाव भी नहीं पड़ता है। तो इस टाइप से दो तरीके से एनर्जी प्राप्त की जा सकती है। जो फॉसिल फ्यूल है वो प्राइमरी सोर्स है पावर का। किसका? पावर का प्राइमरी सोर्स क्या है? फॉसिल फ्यूल। यानी कि फॉसिल फ्यूल, कोल, ऑयल, नेचुरल गैस से सबसे ज़्यादा पावर जनरेट की जाती है, जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली है। इंडिया प्रेजेंटेड द फॉलोइंग 5 नेक्टर एलिमेंट। पंचामृत, देखिए इंडिया ने 5 पंचामृत दिए थे जब COP26 की मीटिंग हुई थी इंडियाज़ क्लाइमेट एक्शन के ऊपर। तो 5 पंचामृत क्या हैं? रीच 500 गीगावाट नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी बाई 2030। तो 2030 तक नॉन फॉसिल यानी कि एक तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करना है 500 गीगावाट तक। यानी कि आपको जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं उनको घटाना है और आपको यहाँ पे रिन्यूएबल सोर्सेज का यूज़ करना है। 50% ऑफ इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी बाई 2030। 2030 तक 50% अगर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो वो किससे आएगी? वो सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी यानी कि रिन्यूएबल सोर्सेज से ही आएगी। इसके बाद रिडक्शन ऑफ टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन बाय 1 बिलियन टन्स फ्रॉम नाउ टू 2030। और जो रिडक्शन किया जाएगा टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन में, यानी कि जो CO2 को कम किया जाएगा वो कितना? अब से 2030 तक 1 बिलियन टन कम कर दिया जाएगा उसका यूज़, यानी कि उसको रिड्यूस किया जाएगा जो भी उस रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं। इसके बाद रिडक्शन ऑफ द कार्बन इंटेंसिटी ऑफ एन इकोनॉमी बाई 45% बाई 2030 ओवर 2005 लेवल्स। यानी कि जो कार्बन इंटेंसिटी इकोनॉमी में आती है, इकोनॉमी में जितना कार्बन यूज़ होता है तो उसको 45% तक रिड्यूस करना है 2005 से 30 तक। 2005 के लेवल से 2030 तक 45% क्या करना है? कम करनी है कार्बन इंटेंसिटी। इसके बाद नेट जीरो एमिशन टारगेट कितना लाना है? 2070। देखिए नेट जीरो का मतलब ये नहीं है कि फॉसिल फ्यूल बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे, ये तो यूज़ करना ही होता है क्योंकि इंडिया में फॉसिल फ्यूल बहुतायत मात्रा में पाया जाता है सबसे ज़्यादा। लेकिन बात क्या है कि इतना यूज़ करना जिससे कि CO2 बहुत ज़्यादा एमिट ना हो, बहुत ज़्यादा ग्रीन गैसेस ना उत्पन्न हो, ग्रीन हाउस गैसेस। इसलिए ये एक डायग्राम दिया गया है जिसमें एनर्जी के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया गया है। तो ये एनर्जी सोर्सेज से क्या होता है, ये प्लांट जनरेट होते हैं। सबसे पहले देखिए एनर्जी सोर्सेज कैसे आते हैं। पहले प्लांट जनरेट किए जाते हैं, प्लांट बनाए जाते हैं कि जिस तरीके से एनर्जी इनसे बनाई जाएगी। तो इसके बाद इनकी यूटिलिटीज़ को ट्रांसमिट किया जाता है, अलग अलग इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है स्मॉल कंज्यूमर में और बल्क कंज्यूमर में। फिर ये एक साइकिल ही चलती रहती है, जो स्मॉल कंज्यूमर हैं वही फिर डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी में वर्क करते हैं और इसके बाद ये प्लांट को जनरेट करते हैं। तो इसी तरीके से ये बल्क कंज्यूमर होते हैं जो प्लांट को जनरेट किया जाता है। तो ओपन एक्सेस होती है देखिए इनकी, और इन पर जो चार्जेस या जो टैरिफ हैं वो भी खास नहीं लगते हैं और इस तरीके से फ्लो ऑफ एनर्जी या पावर इसमें होती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी है, ये 30 जून 2023 की देखिए अपडेटेड ही है। तो जो कोल है, फॉसिल फ्यूल में देखिए कोल की जो कैपेसिटी है सबसे ज़्यादा देखिए कोल से ही आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। 48.8% कोल का ही इसमें कंट्रीब्यूशन रहता है फॉसिल फ्यूल में। और इसके बाद गैस का 5.9 है, लिग्नाइट का 1.6 और डीजल का तो 0.1% ही है। और अगर आप रिन्यूअल में देखें तो रिन्यूअल में हाइड्रो यानी कि पानी के थ्रू 41.8%। और इसके बाद इसमें विंड से 10.4% और हाइड्रो पावर से 11.1%। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। इसके बाद देखेंगे हम इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 क्या कहता है। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 लेड टू अनबंडलिंग
of the power sector in India, separation of the generation, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एस्पेक्ट ऑफ एसईवीज। तो जितना भी सोर्सेज हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 कहता है कि जो भी पावर सेक्टर है इंडिया का, उनका अच्छे तरीके से सेपरेशन होना चाहिए जनरेशन का, कि यही नहीं है कि सिर्फ फॉसिल फ्यूल से ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो। अनबंडल किया गया है पावर का, हर तरीके से इनका डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन हो। इसके बाद पावर जनरेशन को ओपन किया गया है फॉर द प्राइवेट प्लेयर्स आफ्टर द 1991 रिफॉर्म्स। तो सब इसकी जो ओनरशिप थी ये गवर्नमेंट के पास ही थी। इसके बाद 1991 में रिफॉर्म्स आए थे, एलपीजी रिफॉर्म्स, उनमें प्राइवेट प्लेयर्स को भी ये डेलीगेट की गई है अथॉरिटी की वो भी पावर को जनरेट करें। एंड टुडे प्राइवेट सेक्टर कंट्रीब्यूट्स मोर देन 50% ऑफ टोटल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी सेंटर एज द लीस्ट शेयर इन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। और अब क्या हो रहा है, अब जो प्राइवेट सेक्टर है वो 50% से ज़्यादा पावर कैपेसिटी को इंस्टॉल करते हैं, और जो सेंटर है, सेंटर लीस्ट शेयर रखता है इंस्टॉल कैपेसिटी में। पावर कौन ज़्यादा करता है, प्राइवेट सेक्टर। इसके बाद देखिए पावर ट्रांसमिशन कैसे की जाती है। तो ये पावर ट्रांसमिशन की जाती है सेंट्रल और स्टेट कंपनीज के द्वारा, और जो लार्जली इसका जो हिस्सा है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहता है। इसके बाद एक पावर ग्रिड सेटअप किया गया 1989 में अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। याद रखिएगा, ये है कंपनीज एक्ट 1956, जो रिस्पॉन्सिबल है प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिए जितनी भी इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम होते हैं। यानी कि पावर जिस तरीके से ट्रांसमिट की जाती है ना, डिस्ट्रीब्यूट की जाती है या बनाई जाती है, तो उसमें इन सब के काम के लिए कौन करता है इसको, पावर ग्रिड। इसके नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर्स हैं एनएलडीसीज, तो ये मैनेज करता है जो भी शेड्यूलिंग यानी कि जो भी टाइम होता है और डिस्पैच होता है इलेक्ट्रिसिटी का इंटर रीजनल लिंक्स में। इंटर रीजन्स यानी कि अलग अलग देशों में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग रीजन्स में। और ये नोडल एजेंसी भी है जो पावर एक्सचेंज की पावर एक्सचेंज की एक्सेस भी प्रोवाइड कराती है। इसके बाद देखिए पावर डिस्ट्रीब्यूशन, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है पावर डिस्ट्रीब्यूशन की वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है। वो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को अलाउ करते हैं कि वो पावर डिस्ट्रीब्यूट करें, जैसे कि उड़ीसा में, दिल्ली में, इस तरीके से। तो पावर जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम है किसके द्वारा किया जाता है, ये किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। जो पावर ग्रिड है, पावर ग्रिड देखिए महारत्ना पीसीयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी कि महारत्ना कंपनी है और ये लिस्टेड कंपनी है, लेकिन जो इसकी मेजोरिटी है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। तो बेशक जो पावर है जनरेशन, ट्रांसमिशन, जनरेशन किया जाता है इस प्राइवेट सेक्टर के द्वारा, लेकिन इसका जो भी ट्रांसमिशन है या डिस्ट्रीब्यूशन है या पावर ग्रिड से रिलेटेड कुछ भी है, तो सब कुछ कौन करता है, गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट इसकी ओनरशिप लेती है। इसके बाद देखेंगे जो पावर परचेज एग्रीमेंट है, पीपीएज, ये बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, यानी कि दो तरफा कॉन्ट्रैक्ट होते हैं बिटवीन द प्रोक्यूरर्स कौन है, डिस्कॉम, एंड द जनरेटर्स यानी कि पावर प्लांट्स। तो जो जनरेट कर रहे हैं लाइट यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, और जो इनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो इनको प्रोक्यूर कर रहे हैं, इनको सेव कर रहे हैं, तो इसके किसके बीच में एग्रीमेंट है, ये है पावर परचेज एग्रीमेंट्स। किसके बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट है, डिस्कॉम और पावर प्लांट्स के बीच में। टिपिकली जो पीपीएज हैं टेंड टू बी लॉन्ग टर्म इन नेचर, अराउंड 20 to 25 ईयर्स। तो ये जो एग्रीमेंट है ये 20 से 25 साल तक के लिए होता है। ये नहीं कि एग्रीमेंट सिर्फ 1 साल 2 साल के लिए, किस तरीके से पावर जनरेट होगी, किस तरीके से वो ट्रांसमिट की जाएगी, किस तरीके से वो प्रोक्योर की जाएगी, सेव की जाएगी। तो इन सब की जो भी एग्रीमेंट होता है वो कितने टाइम के लिए होता है, 20 to 25 ईयर्स तक के लिए। ओपन एक्सेस का क्या मतलब है, देखिए इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 अलाउ करता है ओपन एक्सेस, जो इनेबल करता है कंज्यूमर को कि वो पावर को खरीद सकते हैं पावर जनरेटिंग प्लांट से थ्रू नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एक्शन एक्सेस टू ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन इन मैनर स्पेसिफाइड द रिस्पेक्टिव स्टेट रेगुलेटर। जो भी स्टेट रेगुलेटरी है जिसने बनाए हुए हैं लॉज या कोई भी रूल्स पावर से रिलेटेड, तो ये क्या करता है, ये एक ओपन एक्सेस देता है कंज्यूमर को कि वो जितनी चाहे पावर वहाँ से बाय कर सकते हैं बिना स्टेट के रेगुलेशंस को ध्यान में रखे हुए। नहीं सॉरी, बिना स्टेटमेंट की रेगुलेशन को ध्यान में रखी नहीं, बल्कि स्टेट की रेगुलेशन को ध्यान में रखते हुए ये ओपन एक्सेस कर सकते हैं। तो जो भी स्टेट ने दी हुई है रेगुलेशंस उनको फॉलो करके।
थैंक यू।